आइए एक नजर डाल लेते हैं 10 बड़ी इंटरनेशनल खबरों पर। जॉर्डन सीरिया से इराक तक जंग में गद्दारी करने वाले देशों से कैसे बदला ले रहा है ईरान। क्या ईरान जैसा दम दिखा पाएंगे ताकतवर अरब देश? कतर पर हमले के बाद इजराइल पर एक भी पलटवार नहीं, क्यों? दोहा के बाद इजराइल का अगला टारगेट तुर्की है। जाने अरब में तबाही का बेंजामिन फैक्टर। इजराइल हमास युद्ध के बाद ऑस्ट्रेलिया में बढ़ी मुस्लिम विरोधी घटनाएं। रिपोर्ट में किया गया दावा, बाढ़ से सड़कों पर आए 21 लाख पाकिस्तानी, अब तक 900 मौतें। क्लाइमेट इमरजेंसी लगाई गई। आंदोलन के बाद नेपाल की पुलिस इन 12,500 लोगों को ढूंढने में जुटी। कहां छुप गए हैं ये? टैरिफ जंग के बीच इस खतरनाक हथियार के लिए डील क्यों कर रहा है भारत और अमेरिका? इसके साथ साथ युवाओं के हीरो ट्रंप के करीबी कौन है चार्ली किर्क, जिन्हें डिबेट के दौरान मारी गई गोली? ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को 27 साल जेल की सजा। क्या है पूरा मामला? नेपाल को मिली पहली महिला पीएम, सुशीला काकी के नाम पर बनी सहमति। हिंसा के बाद नेपाल आर्मी चीफ अशोक राज सिगदिल का चीन दौरा रद्द। राष्ट्रपति से मीटिंग के बाद लिया गया फैसला। चलिए विस्तार से 10 बड़ी इंटरनेशनल खबरों का जिक्र कर लेते हैं। जॉर्डन सीरिया से इराक तक जंग में गद्दारी करने वाले देशों से कैसे बदला ले रहा है ईरान? ईरान बदला लेने के लिए अलग अलग रणनीति पर काम कर रहा है। जॉर्डन में उसने हिजबुल्लाह और उसके मिलिशिया को एक्टिव कर दिया है। वहीं सीरिया में उसकी कोशिश उन इलाकों को अलग करने की है जहां पर ईरान का दबदबा रहा है। इराक में उसने अमेरिका को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया। इजराइल वॉर के बाद अब ईरान उन देशों को सबक सिखाने में जुट गया है जिसने यहूदी शासन के साथ साथ जंग में उसके साथ गद्दारी की थी। इस फहरिस्त में जॉर्डन, इराक और सीरिया का नाम प्रमुख है। जंग के तुरंत बाद ईरान ने अजरबैजान को भी रेडार पर लिया था, लेकिन अजरबैजान के कूटनीतिक तरीके से मामले को रफा दफा कर दिया गया। ईरान जहां जॉर्डन में मिलिशिया को एक्टिव कर रहा है, वहीं इराक में अमेरिका को निशाना बना रहा है। सीरिया में उसकी कोशिश पूरे देश को अलग थलग करने की है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि क्या ईरान जैसा दम दिखा पाएंगे ताकतवर अरब देश? कतर पर हमले के बाद इजराइल पर एक भी पलटवार क्यों नहीं हुआ? देखिए, कतर के दोहा में इजराइल हमले के बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या कतर भी ईरान की तरह इजराइल पर हमला कर सकेगा, उसके हमलों का जवाब देगा? हालांकि अब अरब देशों के लिए ऐसा करना आसान नहीं है। इजराइल से सीधे युद्ध में उतरने के लिए अरब देशों के सामने कई चुनौतियां हैं। इजराइल ने मंगलवार को कतर की राजधानी दोहा में करीब 10 हमले किए। इन हमलों में 6 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक कतरी सुरक्षा बल भी शामिल है। इसे इजराइल की ओर से पार की गई एक नई रेड लाइन माना जा रहा है, जिसमें पहली बार किसी ने जीसीसी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल देश पर हमले की बात खुले तौर पर स्वीकार की है। कतर ने इजराइल के इस हमले की कड़ी निंदा की है और कहा है कि वो इसका जवाब देगा, पर कैसे? लंदन के किंग्स कॉलेज के स्कॉलर और मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट्स इंड्रियाज क्रेग ने बताया है कि शॉर्ट में कहें तो कतर उन साधनों का इस्तेमाल करेगा जिन्हें वो सबसे बेहतर जानता है, कूटनीतिक और कानूनी। इसकी संभावनाएं न के बराबर दिखाई दे रही हैं। कतर भी ईरान की तरह अपनी धरती पर हुए इजराइल हमले का जवाब देगा, या जवाब दे पाने की वो स्थिति में है भी या नहीं। तीसरी बड़ी खबर यह होगी कि दोहा के बाद इजराइल का अगला टारगेट तुर्की है। किस तरीके से बेंजामिन फैक्टर काम कर रहा है तबाही को लेकर? देखिए, इजराइल के कतर पर हमलों के बाद अरब देश एकजुट हो चुके हैं। इजराइल ने तुर्की को अगला निशाना बनाया है, जिससे कि नेटो और इजराइल के बीच संघर्ष की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। अमेरिका के समर्थन के बावजूद अरब देशों ने इजराइल के खिलाफ एकजुटता दिखाई है। ओआईसी के 57 देश मिलकर इजराइल के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, जिससे कि एक बड़ा संघर्ष शुरू हो सकता है। अरब देशों के समीकरण बदल रहे हैं, इक्वेशंस बदल रही हैं और एक नए युद्ध की आशंका भी फैल रही है। इजराइल के बारे में सीक्रेट रिपोर्ट ये कह रही है कि कतर पर हमलों के बाद उसका टारगेट तुर्की होने वाला है। कुछ ही दिनों के अंदर अंदर इजराइल नेटो सदस्य तुर्की पर हमला कर सकता है, और अगर तुर्की पर हमले हुए तो क्या नेटो वर्सेस इजराइल की जंग छिड़ सकती है? ये एक और बड़ा सवाल। 9-10 सितंबर को कतर की राजधानी दोहा इजराइल के एयर स्ट्राइक से दहल उठी थी। हमास के बड़े नेता इस हमले में मारे गए। हालांकि इजराइल के अपने दावे हैं और हमास के नेताओं का अंजाम चाहे जो हुआ हो, लेकिन इजरायली एयर स्ट्राइक से एक बात साफ हो गई है कि हमास को शरण देने वाले अरब देशों की संप्रभुता खतरे में है। इजराइल के लिए अरब देशों को अमेरिकी सिक्योरिटी गारंटी के कोई मायने नहीं है। इजराइल का दावा यह है कि अमेरिका को कतर पर हमलों की सूचना पहले ही दी गई थी, तो मतलब यह है कि अमेरिका इजराइल के ऑपरेशन का मौन समर्थक है। अमेरिका में निवेश करके भी अरब देश इजरायली खतरे से सुरक्षित नहीं है, और अब अरब देशों को इजराइल के खिलाफ एकजुट होकर आत्मरक्षा करनी होगी। अगली बड़ी खबर यह है कि इजराइल हमास युद्ध के बीच ऑस्ट्रेलिया में मुस्लिम विरोधी घटनाएं बढ़ गई हैं। रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं। एंथनी अल्बनीज ने कहा है कि ऑस्ट्रेलियाई लोगों को उनकी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर निशाना बनाना न केवल उन पर हमला है, बल्कि ये हमारे मूल्यों पर भी हमला है। हमें उस नफरत, डर और पूर्वाग्रह को खत्म करना होगा जो हमारे समाज में इस्लामोफोबिया और विभाजन को बढ़ावा देता है। ऑस्ट्रेलिया में इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए नियुक्त किए गए विशेष दूत ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि इजराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद से पूरे ऑस्ट्रेलिया में मुस्लिम विरोधी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। ऑस्ट्रेलिया सरकार के इस्लामोफोबिया पर विशेष दूत आफ्ताब मलिक ने शुक्रवार को सरकार को अपनी पहली रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में 54 सिफारिशें की गई थी, जिनमें संभावित भेदभाव की जांच के लिए आतंकवाद रोधी कानूनों की समीक्षा की भी सिफारिश शामिल है।
अगली खबर, बाढ़ से सड़कों पर 21 लाख पाकिस्तानी आए हैं। अब तक 900 मौतें हो चुकी हैं। क्लाइमेट इमरजेंसी भी लगा दी गई है, क्लाइमेट इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध में बाढ़ की वजह से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। 21.5 लाख से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जून से अब तक बारिश और बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 900 से ज्यादा मौतें हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 41.5 करोड़ रुपए की मदद दी है। पाकिस्तान ने क्लाइमेट इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया है। 300 दिन का प्लान बनाने का आदेश भी दिया है। पाकिस्तान में भारी बारिश की वजह से सतलुज, चिनाब और रावी नदी उफान पर है और इसके अलावा सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियों में भी जलस्तर बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के करीब 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं और बाढ़ से खेत और घरों को तबाह कर रख दिया है। बाढ़ के खतरे के बावजूद कई परिवारों की जो संपत्ति है वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। अब परिवार अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए घर पर ही रह रहे हैं और अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। अगली बड़ी खबर, आंदोलन के बाद नेपाल की पुलिस 12,500 लोगों को क्यों ढूंढ रही है? युवाओं के आंदोलन के बाद नेपाल एक और राजनीतिक उथल-पुथल से जूझ रहा है तो दूसरी ओर सुरक्षा का संकट गहराता जा रहा है। सीमा पार भी इसकी गूंज महसूस हो रही है। दरअसल प्रदर्शनों के दौरान बड़ी संख्या में कैदी जेल से फरार हो गए थे और अब उन्हें ही पकड़ने में पुलिस जुटी हुई है। हिंसक प्रदर्शनों के बीच 15,000 से ज्यादा कैदी देश की अलग अलग जेलों से भाग निकले थे। इन्हें पकड़ने के लिए कुछ पुलिस जुटी हुई है, कुछ को तो पकड़ भी लिया गया है, लेकिन करीब 12,500 कैदी अब भी फरार हैं। जेल ब्रेक राष्ट्रीय संकट बन गया है नेपाल में। भ्रष्टाचार और सरकार के सोशल मीडिया बैन के खिलाफ युवाओं के नेतृत्व में जबरदस्त आंदोलन भड़का। प्रदर्शनकारियों ने राजधानी से लेकर अन्य हिस्सों में पुलिस थानों और चौकियों को निशाना बनाया और इसी दौरान 24 से ज्यादा जेलों में कैदियों ने हिंसा भड़का दी, ताले तोड़कर भाग निकले। नेपाल पुलिस ने बताया कि कुछ कैदी पकड़े गए हैं, ज्यादातर भारत सीमा के पास से, लेकिन आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अब भी हजारों अपराधी खुले घूम रहे हैं। अगली बड़ी खबर, युवाओं के हीरो ट्रंप के करीबी कौन है? चार्ली किर्क, जिन्हें डिबेट के दौरान गोली मारी गई। अमेरिका के यूटा वैली विश्वविद्यालय में एक कॉलेज फेस्ट के दौरान चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चार्ली राष्ट्रपति ट्रंप के बेहद करीबी माने जाते रहे हैं। किर्क चार्ली की हत्या ने अमेरिका में एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है। गन कल्चर पर भी सवाल उठ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के बेहद करीबी चार्ली किर्क राष्ट्रपति ट्रंप के बेहद करीबी रहे हैं। उनकी हत्या के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान जारी किया है और इस बयान में उन्होंने कहा कि सभी अमेरिकियों से उन अमेरिकी मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध होने का आग्रह किया गया है जिनके लिए चार्ली किर्क जिए और मरे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नागरिकता, कानून का शासन और ईश्वर के प्रति देशभक्तिपूर्ण समर्पण और प्रेम के मूल्यों के लिए अपना जीवन जिया है। बताया जा रहा है कि साल 2020 में राष्ट्रपति चुनाव में अमेरिकी राष्ट्रपति के धोखाधड़ी के झूठे दावों का भी चार्ली किर्क ने समर्थन किया था और इस दौरान उन्होंने अमेरिका के ट्रांसजेंडर्स और प्रवासियों पर भी हमला बोला था। अगली खबर, टैरिफ जंग के बीच इस खतरनाक हथियार के लिए डील क्यों कर रहा है भारत और अमेरिका? एक तरफ दोनों देशों के बीच में टैरिफ वॉर चल रही है, वहीं ये डील भी हो रही है। टैरिफ वॉर के बीच भारत अमेरिका के बीच एक डील होने जा रही है। खबर यह है कि इस पर बातचीत के लिए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल अगले हफ्ते भारत पहुंचेगा और इस डील के तहत भारत को 6 नए PHI नौसैनिक निगरानी विमान मिल सकते हैं। आखिर क्यों जरूरी है ये विमान भारत के लिए, ये भी समझते हैं। भारत अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर जारी तनातनी के बीच जल्द ही एक अहम व्यापारिक बातचीत होगी। अगले हफ्ते एक हाई लेवल मीटिंग होगी। उच्च स्तरीय अमेरिका प्रतिनिधिमंडल जो है वो भारत पहुंचेगा, जिसमें अमेरिकी रक्षा विभाग के अधिकारी और बोइंग कंपनी के प्रतिनिधिमंडल भी शामिल होंगे और इस दौरे का मुख्य एजेंडा होगा करीब 4 अरब डॉलर का रक्षा सौदा, जिसके तहत भारत को 6 नए PH-1 नौसैनिक निगरानी विमान मिल सकते हैं। ये वही समझौता है जिसे पिछले कई महीनों से अटकाया गया था और अब दोबारा आगे बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। अगली बड़ी खबर, ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो को 27 साल की सजा, जेल काटने की सजा। पूरा मामला क्या है? ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो को तख्तापलट की साजिश और हत्या की योजनाओं के आरोप में 27 साल 3 महीने की सजा मिली है। सुप्रीम कोर्ट में 5 से 4 जजों ने उन्हें दोषी ठहराया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले को गलत बताया। बोल्सोनारो अब फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो को तख्तापलट की साजिश रचने के आरोप में 27 साल 3 महीने की सजा सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 में से 4 जजों ने उन्हें दोषी ठहराया। 70 साल के बोल्सोनारो ने 2022 के चुनाव में हार के बाद नए राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला द सिल्वा की सरकार गिराने की योजना बनाई थी और इस साजिश के लिए अधिकतम 43 साल की सजा हो सकती थी, लेकिन उनकी उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए सजा कम की गई। बोल्सोनारो इस समय घर में नजरबंद हैं और उन्होंने किसी भी गलत काम से इनकार किया है। बोल्सोनारो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के 11 जजों की पीठ में अपील करेंगे। अगली बड़ी खबर, नेपाल को मिली पहली महिला PM सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बनी। सुशीला कार्की नेपाल की पहली
महिला प्रधानमंत्री बनने वाली हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल उन्हें शपथ दिलाएंगे। अंतरिम प्रधानमंत्री पद के लिए कुलगाम घीसिंग का नाम भी रेस में था। कार्की नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ कई बड़े फैसले लिए और युवा वर्ग में वो काफी पॉपुलर भी हैं। भारत से अच्छे संबंधों की पक्षधर हैं और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करती रही हैं। सुशीला कार्की पिछले कई सालों से नेपाल में सरकार विरोधी प्रदर्शन का चेहरा रही हैं। मुख्य न्यायाधीश रहते हुए उन्होंने नेपाल सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ कई बड़े फैसले भी लिए थे। अपने इन कदमों की वजह से वो नेपाल के जनजीज के बीच में काफी पॉपुलर बनी। हिंसा के बाद नेपाल आर्मी चीफ अशोक राज सिग्दल का चीन दौरा रद्द हो गया है। राष्ट्रपति से मीटिंग के बाद फैसला लिया गया। सेना प्रमुख कल यानी कि शुक्रवार से 8 दिनों की यात्रा पर चीन जाने वाले थे, आज की अगर हम बात करें, लेकिन नेपाल की मौजूदा स्थिति को देखते हुए उन्होंने इस यात्रा को रद्द कर दिया। नेपाल में अभी भी हिंसा जारी है। इस हिंसा में अब तक 34 लोगों की मौत हो गई है। नेपाल के आर्मी चीफ अशोक राज सिग्दल का चीन का दौरा रद्द हो गया है। सूत्र ये बता रहे हैं कि राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल से मीटिंग के बाद सेना प्रमुख ने चीन की यात्रा रद्द करने का फैसला लिया। राष्ट्रपति पौडेल ने नेपाल के मौजूदा हालात को देखते हुए सेना प्रमुख से चीन की यात्रा पर न जाने का अनुरोध किया था। शनिवार की अगर बात करें तो अगली स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, लेकिन आज यानी कि शुक्रवार को 8 दिनों की यात्रा पर चाइना जाने वाले थे। यह उनका पहला चाइना दौरा था जो कि रद्द हो गया है। तो ये थी 10 बड़ी इंटरनेशनल खबरें। आप बने रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ।